हेलो। 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 Yes, sir. Good evening, sir. आवाज आ रही है आपको? Yes, sir. चलिए, एक बार मुझे बताओ कहाँ तक क्या था लास्ट टाइम? National pension scheme. नेशनल पेंशन स्कीम तक। क्या मैंने आपको एनबीएफसी के बारे में, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के बारे में बताया अभी नहीं बताया? अच्छा, शायद नेशनल पेंशन स्कीम से तो मैं आगे निकल गया था काफी। हेलो। चेक करके बताओ मैं क्या करा रहा था आपको। सब वेंचर कैपिटल फंड तक करा दिया था हाँ आपको। राइट, एग्जैक्टली। मैं वेंचर नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस करा रहा था आपको। यस सर। जी जी राइट। ठीक है। सर आपने वेंचर कैपिटल फंड में एक ही पॉइंट लिखवाया है, दे प्रोवाइड फाइनेंस फॉर इनोवेटिव आइडियाज। हाँ बस उतना ही है उसका। ओके सर। वेंचर कैपिटल फंड्स जो होते हैं वो इनोवेटिव आइडियाज के लिए फाइनेंस प्रोवाइड करते हैं। एक बार बताना मुझे, नॉन बैंकिंग में हमने क्या क्या कवर करा था? सर म्यूचुअल फंड्स कर लिया और हेज फंड कर लिया और वेंचर ठीक है, कैपिटल फंड। वेंचर कैपिटल राइट। यस सर। आज हम इसी के आगे बढ़ेंगे। हेलो। यस सर। चलो बच्चे, तो तीन मैंने आपको नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस करा दिए थे। म्यूचुअल फंड, हेज फंड उसके जैसे ही था, बस लॉक इन पीरियड था। तीसरा वेंचर कैपिटल फंड्स के बारे में। अब फोर्थ नंबर पे नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन पे आओ आप, इंश्योरेंस कंपनीज। इंश्योरेंस कंपनीज, इंश्योरेंस कंपनी भी फाइनेंस मैनेज करती है, लेकिन नॉन बैंकिंग कैटेगरी में आएगा, क्योंकि मेन फंक्शन इसका पैसे का लेन देन करना नहीं है, जमा करना और विड्रॉ करना नहीं है। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, ये भी पब्लिक से पैसा कलेक्ट करते हैं। क्या कलेक्ट करते हैं? मनी। किससे कलेक्ट करते हैं? पब्लिक से। कैसे कलेक्ट करते हैं? पॉलिसी सेल करके। पॉलिसी सेल, यानी कि बेचते हैं और पब्लिक से पैसा कलेक्ट कर लेते हैं। किसकी फॉर्मेट में? प्रीमियम की फॉर्मेट में। और कितने टाइप की कंपनीज होती हैं इंश्योरेंस कंपनीज? एनीबॉडी? बोलो। टाइप ऑफ इंश्योरेंस कंपनीज, एनीबॉडी? देखो, टू टाइप्स की इंश्योरेंस कंपनीज आएंगी। ठीक है, यानी कि आपका हेडिंग था इंश्योरेंस कंपनीज, तो इसमें दो टाइप की आएंगी। एक है आपका LIC, दूसरा है आपका GIC। ठीक है, एक कंपनी है आपकी LIC और दूसरी कंपनी का नाम है GIC, लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, और दूसरा जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन। क्या मुझे बता सकते हो कि LIC के अंदर कौन कौन सी चीजें कवर होती हैं? मैं कुछ, आप ऐसी हेडिंग बने रहने देना, कुछ नोट मत करना अभी। मैं कुछ चीजें लिख रहा हूँ इंश्योरेंस के टाइप, बताना मुझे कहाँ का कौन कौन सा कवर होता है। कार, हाउस, हेल्थ, लाइफ, ये चार चीजें मैंने आपको लिखी हैं। मुझे बताओगे इसमें से कार इंश्योरेंस कौन सा है? लाइफ इंश्योरेंस या हेल्थ जनरल इंश्योरेंस? सर जर्नल। हाउस? तो लाइफ इंश्योरेंस तो आपका हेल्थ और लाइफ से रिलेटेड होगा, बाकी जो अच्छा, आपकी वैसी चीजें होंगी वो आपकी जर्नल कैटेगरीज में आएगी। एक आंसर आया कि हेल्थ इंश्योरेंस और लाइफ इंश्योरेंस हमारा लाइफ से जरूरी होता है। देखो, इसमें सिर्फ ना लाइफ इंश्योरेंस का जो मतलब है ना, ध्यान रखना, मैक्सिमम क्लास में ना मुझे यही आंसर मिलता है अभी तक, लेकिन लाइफ इंश्योरेंस का मतलब सिर्फ लाइफ इंश्योरेंस है। ठीक है, हेल्थ इंश्योरेंस इज आल्सो अ पार्ट ऑफ जनरल इंश्योरेंस, ये तीनों एक साथ हैं। समझ रहे हो? लाइफ इंश्योरेंस मीन्स ओनली लाइफ,
हेल्थ के अंदर आपकी लाइफ का सवाल थोड़ी है। भाई लाइफ का मतलब क्या है? लाइफ इंश्योरेंस कब दिया जा रहा है? कि अगर आपकी डेथ हो जाती है तो। लेकिन हेल्थ इंश्योरेंस तो आपका चल ही रहा है ना, उसमें तो आपको कोई डेथ के ऊपर कोई कवर नहीं है ना। तो बेसिकली क्या है, लाइफ इंश्योरेंस ओनली कवर करता है आपकी लाइफ को। हेल्थ इंश्योरेंस आपकी मेडिसिन, आपके रूम एडमिट होने का हॉस्पिटल में चार्ज, ऑपरेशन में जो खर्चा आना है वो सब कवर करके चलता है। तो ये सब जनरल इंश्योरेंस की कैटेगरी में आते हैं। यानी कि दो कंपनीज हमारी इंश्योरेंस कंपनीज में है, एल और दूसरा GIC। एल हमारी बनाई गई थी 1956 में। एल बना था 1956 में, और जनरल इंश्योरेंस थोड़े टाइम बाद बना 1973। यानी 1973 तक इंडिया में सिर्फ हमारी लाइफ का इंश्योरेंस हुआ करता था। यानी प्रॉपर्टी, कार, इन सब चीजों का इंश्योरेंस का कॉन्सेप्ट नहीं था। GIC यानी कि जनरल इंश्योरेंस कंपनी को बनाया गया 1973 में। एल बनी हुई है 1956 की। एल की बनने की किसी को स्टोरी पता है कि एल कैसे बनी? मैं बताता हूँ। नो सर। देखो क्या हुआ, हमारा देश आजाद हुआ 1947, ये तो पता ही है सभी को। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ 26 जनवरी 1950, ये भी पता होगा आपको। याद है ना, ये तो इतना तो पता ही है सभी को। अब एक यस। चीज बताओ, जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनके तैयार हुआ, लोगों ने अपने बिजनेस खोलने स्टार्ट करे, काम करना स्टार्ट करा, तो कुछ लोगों ने फ्रॉड करने भी स्टार्ट करे। तो कुछ लोगों ने पता है क्या करा, पब्लिक से ना पैसे लेने स्टार्ट कर दिए। पब्लिक से पैसे लेने स्टार्ट कर दिए और बोलना शुरू कर दिया। जैसे आपने हेरा फेरी मूवी देखी है, फिर हेरा फेरी, उसके अंदर यस क्या होता है, सर। वो स्कीम के अंदर लालच देते हैं ना कि 21 दिन के अंदर पैसा डबल हो जाएगा। तो ऐसी वाली स्कीम्स ना पब्लिक ने, भाई फ्रॉड भी बैठे हैं। जैसे देश आजाद हुआ, नया नया कॉन्सेप्ट था इंडिया के अंदर, लोग इतने अवेयर नहीं थे, तो कुछ लोगों ने ना कंपनी बनाई और लोगों के पैसे डबल करने शुरू कर दिए कि अगर आपकी डेथ हो जाएगी तो इतना पैसा देंगे। प्रीमियम इकट्ठा करना शुरू कर दिया। लेकिन जब कोई पॉलिसी के थ्रू प्रीमियम मांगने आता, तो ये लोग उसको प्रीमियम देते नहीं थे। समझ रहे हो, उसका क्लेम सेटल नहीं करते थे। तो सीधे सरकार के पास, प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस के अंदर कंप्लेन लाइन लगने लगी। यानी एक के बाद लाइन से, हर कोने से ऐसी कंप्लेन आने लगी और प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के अंदर। तो सरकार को लगा कि भाई इन एल जो कंपनी ऐसी बनी हुई है ना प्राइवेट सेक्टर की, इसको खत्म करना चाहिए। तो सरकार ने पता है क्या करा, जितनी भी ऐसी प्राइवेट कंपनी चल रही थी, जितनी भी, यानी कि पूरे इंडिया के अंदर जितनी भी सारी कंपनी प्राइवेट में चल रही थी लोगों के द्वारा, सरकार ने बोला अब से कोई प्राइवेट कंपनी नहीं चलेगी। इन सारी कंपनी को हम मर्ज कर रहे हैं, एक साथ जोड़ रहे हैं। मर्ज करने का मतलब है जोड़ रहे हैं। यानी सरकार ने उन सारी कंपनीज को अपने अंडर में ले लिया, मर्ज कर दिया, और उसका नाम रखा एल। ऐसे बना एल आपका। और एल इज द बिगेस्ट कंपनी इन इंडिया नाउ डेज। इंश्योरेंस सेक्टर के अंदर सबसे बड़ी कंपनी है। इस तरीके से बना था। यानी प्राइवेट सेक्टर की कंपनी ना बहुत बड़े लेवल पे डिफॉल्ट्स कर रही थी, फ्रॉड कर रही थी। 1956 के अंदर सरकार को लगा कि भाई इन फ्रॉड को रोकने के लिए हमें कुछ करना चाहिए, आगे आना चाहिए। और सरकार ने क्या करा, सारी कंपनीज को मर्ज कर लिया। देखो बैंकिंग सेक्टर के अंदर भी मर्ज प्रॉब्लम आ सकती है, लेकिन सरकार का बैंकिंग सेक्टर के अंदर कंट्रोल है। ठीक है, इसलिए इतना आसान नहीं है कि आपके पैसे लेके लोग भाग जाएं। ठीक है, तो सरकार ने सारी इंश्योरेंस कंपनी को अपने अंडर में लिया और एक नई कंपनी बना दी जिसका नाम रख दिया एल। और एल के बारे में आज के टाइम पे आप जानते हो, दिस इज द बिगेस्ट इंश्योरेंस कंपनी इन इंडिया। तो एल किस तरीके से बनी, एग्जिस्टिंग प्राइवेट सेक्टर की जितनी भी कंपनी थी उनको मर्ज करने के बाद एक नई कंपनी बनाई जिसका नाम एल रखा। अब आप यहाँ पे ना इंश्योरेंस के टाइप लिख देना, GIC के अंदर लिख देना, एल के अंदर सिर्फ लाइफ लिख दो, ओनली लाइफ। लाइफ ओनली वर्ड जरूर लिखना। यानी कि हेल्थ वगैरह ऑल अदर इधर लिख, ऑल, ऑल अदर। एल में लाइफ ओनली, और दूसरी तरफ लिख दो ऑल अदर। ठीक है, ओनली लाइफ। तो आपको ना एग्जाम्पल देके पूछेगा कि ये किस में आता है, लाइफ इंश्योरेंस का पार्ट है या जनरल इंश्योरेंस का पार्ट है। तो लाइफ इंश्योरेंस में ओनली लाइफ कंसिडर करी जाएगी, बाकी हर चीज जनरल इंश्योरेंस में कंसिडर होगी। ठीक है, यस सर। अब देखो आगे बढ़ते हैं। अब आओ इन्वेस्टमेंट बैंक्स। अगला, हम इसके अंदर नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कर रहे हैं, 5th नंबर की कैटेगरी, इन्वेस्टमेंट बैंक्स। देखो बैंक वर्ड का मतलब क्या है, जहां पे पैसा ज्यादा है। यानी कि यहाँ पे इन्वेस्टमेंट बैंक का मतलब ये होगा,
एक ऑर्गेनाइजेशन जिसके पास सरप्लस पड़ा हुआ है और वो अपने पैसे को इन्वेस्ट करती है, ठीक है, वो है इन्वेस्टमेंट बैंक, ठीक है। यानी कि बेसिकली ये फाइनेंशियल फाइनेंस देने का काम करते हैं और ये लोग प्रोवाइड करते हैं अंडरराइटिंग ऑफ शेयर्स। दे डू, पहले लिखो फिर समझाता हूं, दे डू अंडरराइटिंग ऑफ शेयर्स। दे डू अंडरराइटिंग ऑफ शेयर्स। क्या लिखा आपने? दे डू अंडरराइटिंग ऑफ शेयर्स। Yes, sir. Yes, sir. देखो इस अंडरराइटिंग का मतलब क्या है, अंडरराइटिंग ऑफ शेयर्स का क्या मतलब है यहाँ पे, ये देखते हैं। कोई बताएगा क्या, किसी को पता हो? मैं बताता हूँ। सर आपने जो वो अंडर राइटर्स बताया था ये वही है अंडर राइटिंग? हाँ बच्चे, ये सेम है, बता रखा है ना मैंने, तो वही कॉन्सेप्ट है ये। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जैसे जी। मार्केट में LIC का शेयर आने वाला है, सपोज वो शेयर 100 रुपए पे आने वाला है, तो ये लोग बोलेंगे भाई हमें डिस्काउंट दे दो 70, कोई नहीं लेगा तो 70 रुपए पे हम ले लेंगे। ये अंडरराइटिंग बोलते हैं उसको। तो अंडरराइटर्स होते हैं वो, इन्वेस्टमेंट बैंक्स, ठीक है। ये अंडरराइट कर देते हैं शेयरों को, कोई नहीं लेगा तो हम खरीद लेंगे, लेकिन डिस्काउंट में लेंगे, जितने पे आप देना चाह रहे हो उतने पे नहीं लेंगे, डिस्काउंट पे लेंगे। तो शेयर का प्राइस बढ़ेगा तो इनका फायदा हो जाता है फिर, ठीक है। Yes, sir. अब अगला आओ, नंबरिंग आप करते रहना, मुझे नंबरिंग याद नहीं रहेगी। इस्लामिक बैंक्स। दोबारा बताना। हाँ जी, एक बार इन्वेस्टमेंट बैंक दोबारा बताना। इन्वेस्टमेंट बैंक दोबारा बता दो, दोबारा बता देते हैं बच्चे। देखो इन्वेस्टमेंट बैंक्स का काम क्या है, अंडरराइटिंग करना शेयर्स की। शेयर्स की अंडरराइटिंग होती क्या है वो समझ लो। कंपनी अपना शेयर प्राइस इशू करती है 100 रुपए पे। जैसे फॉर एग्जांपल मैं शेयर लेके आना चाहता हूँ मोहित लिमिटेड का, अपने नाम की मैंने कंपनी बना रखी है, इसका शेयर मार्केट में लेना चाहता हूँ। पब्लिक के अंदर तो मैं फेमस नहीं हूँ भाई, जैसे मुकेश अंबानी रिलायंस का शेयर लेके आए तो सबको पता है कि भाई बढ़ेगा, मोहित लिमिटेड के बारे में तो किसी को पता नहीं है। तो मुझे ऐसा भी डर हो सकता है कि 100 वाला मेरा 50 भी तो हो सकता है, यानी कि पैसे घट भी सकते हैं मेरे, और 100 वाले 200 भी हो सकते हैं अगर कोई नाम फेमस होगा तो मैंने क्या करा, इन्वेस्टमेंट बैंक्स के पास गया, बैंकर्स के पास गया और उनसे बोला कि भैया हम अपना नया शेयर लेके आना चाहते हैं, हमें हेल्प करो। तो ये क्या करेंगे, हमारे शेयर्स की अंडरराइटिंग कर देंगे। अंडरराइटिंग का मतलब एक तरीके से गारंटी देंगे और बोलेंगे भाई तुम्हारा जो 100 रुपए वाला शेयर्स है ना, इसको हम 70 रुपए पे खरीदने के लिए तैयार हैं, अगर आप 70 रुपए में देने के लिए तैयार हो तो। अगर कोई नहीं खरीदेगा तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, हम बैठे हुए हैं, हम 70 पे खरीदेंगे। यानी अगर उसका शेयर का प्राइस 50 हो भी गया ना तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा मुझे, 70 पे खरीदने के लिए अंडरराइटर्स बैठे हुए हैं, मैंने उनको ऑलरेडी डिस्काउंट दिया हुआ है 30 रुपीज का। इसको बोलते हैं अंडरराइटिंग ऑफ शेयर्स। और ये काम होता है इन्वेस्टमेंट बैंकर्स का, जिसको हम मर्चेंट बैंकर के नाम से भी जानते हैं। एक ही बात है, इन्वेस्टमेंट बैंक बोल दो, मर्चेंट बैंक बोल दो, बोथ आर द सेम थिंग। आया समझ? बढ़ो आगे बच्चों। Yes, sir. अब आओ नेक्स्ट, इस्लामिक बैंक्स। इस्लामिक बैंक्स, इनका काम पता है क्या है? देखो यहाँ पे ना इस्लामिक बैंक आ रहा है, तो बैंक शब्द से आप ये मत समझना कि भैया डिपॉजिट और विड्रॉ दोनों नहीं। बैंक का मतलब है जिसके पास पैसा ज्यादा पड़ा हुआ है ना, वो बैंक है। जैसे ब्लड बैंक, जहां पे बहुत सारी चीज, ब्लड बहुत सारा इकट्ठा हो रखा है तो उसको ब्लड बैंक नाम दे दिया, जस्ट लाइक। तो यानी कि एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन, एक ऐसी इंस्टीट्यूशन जिसके पास पैसा बहुत सारा है और वो क्या करता है, लोन देने का काम करता है। किसको? लोन टू मुस्लिम्स ओनली, लोन टू मुस्लिम्स ओनली। यानी ये पैसा डिपॉजिट नहीं कराता बैंक में, सिर्फ लोन देता है, ठीक है। लोन टू मुस्लिम्स ओनली। और ये जो लोन दिया जाता है ना, ये बेस्ड होता है इस्लामिक लॉ पे, और इस्लामिक लॉ का नाम है शरिया। लिखवा रहा हूं, लोन टू मुस्लिम्स ओनली ऑन द बेसिस ऑफ, ऑन द बेसिस ऑफ
किस आधार पे देता है? ऑन द बेसिस ऑफ इस्लामिक लॉ ऑन द बेसिस ऑफ इस्लामिक लॉ, और इसका नाम क्या है? शरिया। ऑन द बेसिस ऑफ इस्लामिक लॉ शरिया। अब लॉ ऑफ शरिया में क्या बताया गया है वो देखो, यानी इस्लामिक बैंक का काम क्या है? लोन टू मुस्लिम्स ओनली ऑन द बेसिस ऑफ इस्लामिक लॉ शरिया। और इस शरिया में क्या बोला गया है? इसमें बोला गया है कि ये जो लोन दिया जाएगा ना, वो दो पर्पज से दिया जाएगा आपको। पहला, एजुकेशन पर्पज से लोन देंगे, और दूसरा मैरिज पर्पज से लोन दिया जाएगा। एजुकेशन पर्पस और दूसरा मैरिज पर्पस। और इस लोन के ऊपर ना इंटरेस्ट चार्ज नहीं होगा। दिस इज द लॉ ऑफ शरिया। ये लॉ ऑफ शरिया में लिखा हुआ है कि लोन जो दिया जाएगा वो दो पर्पज से दिया जाएगा। मुस्लिम्स को दिया जाएगा एजुकेशन पर्पज से, और दूसरा मैरिज पर्पज से। और इंटरेस्ट कैन नॉट बी चार्ज ऑन द लोन्स। इंटरेस्ट चार्ज इनके ऊपर नहीं किया जाएगा। ठीक है, क्लियर है ये चीज इस्लामिक बैंक्स के बारे में? यस सर। अब आओ आप नेक्स्ट, फाइनेंस कंपनी। बहुत आसान है फाइनेंस कंपनी। इनको क्या फायदा होगा अगर इंटरेस्ट ही नहीं ये लेते? फिर ये पैसा हाँ कहाँ जी, से लाते हैं? जैसे तो आप ये बोल रहे हो फर्दर कि ये इन्वेस्ट, इंटरेस्ट नहीं लेते। ये ना ये अच्छा, पता है क्या करते हैं? फर्दर इन्वेस्ट करते हैं। ओके। इन्वेस्टमेंट से आता है पैसा इनके पास। देखो, ठीक है। एजुकेशन और मैरिज, इसके लिए जितना भी लोन होगा ना वो इंटरेस्ट फ्री है। इसमें लिमिट होती है, ऐसा नहीं है कि एजुकेशन और मैरिज के लिए करोड़ों रुपए का लोन मिल जाएगा, नहीं। क्रेडिट वर्थीनेस के अकॉर्डिंग देते हैं, देख के, किसी को 10,000, किसी को 15,000, किसी को 50,000, किसी को 1 लाख। और टाइम पीरियड होता है उसके अंदर चैरिटी कि के भाई लिए आप अगर वापस मतलब करोगे। किसी को जरूरत हो इस तरह से। हाँ, जिसको जरूरत होगी उस तरीके से बस। अब आप आइए अगला, नंबरिंग आप देख लेना अपने हिसाब से। फाइनेंस कंपनीज, नाम से पता चल रहा है जो लोन देने का काम करेंगी वो है सारी फाइनेंस कंपनीज। और इंटरेस्ट चार्ज करती हैं भाई फाइनेंस कंपनी, चाहे मुथूट फाइनेंस हो चाहे बजाज फाइनेंस हो। ठीक है, तो लिख दो सिंपल, लोन टू पब्लिक। और इसका एग्जाम्पल भी लिख देना, मुथूट फाइनेंस। मुथूट फाइनेंस। हेलो सर मुथूट Yes, हेलो, sir. फाइनेंस तो गोल्ड सिर्फ उससे एसोसिएटेड नहीं था? बच्चे क्लास चल रही है मेरी, आ जाओ आप ऑनलाइन, आप आए क्यों नहीं? चेक करो। नहीं नहीं, तीनों पे नहीं नहीं, आप उस पे ज्वाइन करो, इकोनॉमिक्स 7 to 8 PM पे। सर आपने क्लास बच्चे करंट एक अफेयर्स की मिनट, बोली थी आज। एक मिनट रुको बस। हाँ जी। आपने इकोनॉमिक्स वाले 7 to 8 पे आओ। हाँ, ग्रुप के अंदर लिंक पड़ा होगा, ज्वाइन करो फटाफट। ठीक है, जल्दी से आओ फटाफट। हाँ जी बोलो, बच्चे कुछ कह रहे थे, एक बच्चे का फोन आ गया था मेरे पास क्लास के लिए। कोई बात नहीं सर, एक्चुअली आज अपने मंडे को करंट अफेयर्स का हाँ बोला था हाँ ना। बच्चे, मुझे ना करंट अफेयर कराने थे, मैं अभी बना नहीं पाया हूँ इसलिए नहीं करा रहा, कल कराऊंगा वो। हाँ जी, तो हम लोग वही क्लास ज्वाइन कर रहे थे पहले, अच्छा इसलिए अच्छा, थोड़ा उसी में ज्वाइन कंफ्यूजन करना। था। ओके और ओके, कोई बात नहीं। सेकंड चीज, मुथूट फाइनेंस जब आपने करवाया था तो वो थोड़ा गोल्ड से एसोसिएटेड था ना, गोल्ड हाँ लोन। बिल्कुल, गोल्ड। ये क्या करता है? गोल्ड लेता है और पैसे देता है। देखो, हर अच्छा। कोई भी फाइनेंस कंपनी होगी आपसे सिक्योरिटी लेगी, मुथूट फाइनेंस सिर्फ गोल्ड लेता है और कुछ नहीं लेता। पैसे तभी देंगे जब गोल्ड दोगे, सोना नहीं दोगे तो पैसे नहीं देंगे। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ गोल्ड लेते हैं। बजाज फाइनेंस वाले कुछ भी ले लेते हैं, या बाकी जितनी भी फाइनेंस कंपनी है ना, कुछ भी एक्सेप्ट करने को तैयार रहती है वो। अब आगे बढ़ू, नेक्स्ट लिखना आप, वल्चर फंड। वल्चर फंड्स,
VULTURE, वल्चर फंड्स। एक मिनट, वल्चर फंड्स। वल्चर का मतलब समझते हो? बोलो हाँ सर, गिद्ध। बोलो बोलो, हाँ कोई आंसर कर रहा है? सर चिड़िया है। सर एनिमल, वो सॉरी बर्ड। नहीं 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 बर्ड नहीं, लिटरल वल्चर सेंस में। फंड का, देखो वल्चर फंड का मतलब क्या है, कुछ ऐसा इंस्टीट्यूशन उनके शेयर्स को परचेज करेगा जो बैंकरप्सी के लेवल पे हैं। बैंकरप्सी का मतलब समझते हो? बैंकरप्ट होना, जिसके पास कुछ नहीं बचा। जैसे बैंकरप्सी के आसपास कौन सी कंपनीज हैं, आप लिखना मत कुछ अभी। रिलायंस कम्युनिकेशन, आरकॉम, बैंकरप्ट होने वाली है अनिल अंबानी की कंपनी। यानी कि वल्चर फंड्स क्या है, ऐसी कंपनी के शेयर प्राइस में इन्वेस्ट करेंगे जो ऑलमोस्ट बैंकरप्सी के लेवल पे हैं, यानी जिनका शेयर का प्राइस 0.20 पैसा है, 1 रुपए है, 2 रुपए है, 3 रुपए है, ऐसी कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं, उनको बोलते हैं वल्चर फंड्स। ठीक है, यानी उन कंपनीज के शेयर को खरीदेंगे सिर्फ जो बैंकरप्सी लेवल पे हैं, यानी बैंकरप्ट कभी भी हो सकती है वो कंपनी। ठीक है, वो होते हैं वल्चर फंड हाउसेस। तो लिखो एन इंस्टीट्यूशन, एन इंस्टीट्यूशन, एन इंस्टीट्यूशन एन इंस्टीट्यूशन क्या करेगा, बाय करेगा किसको, शेयर्स को। किसके शेयर्स को बाय करेगा? कंपनी के शेयर्स को बाय करेगा जो किस पे होंगी, बैंकरप्सी लेवल पे। किस पे होंगी? बैंकरप्सी लेवल, यानी कभी भी बैंकरप्ट हो सकती हैं। यानी वल्चर फंड क्या है, एक इंस्टीट्यूशन है जो शेयर्स को बाय करेगा किसके, ऐसी कंपनी जो बैंकरप्सी लेवल के नियर बाय होंगी। बहुत 20 पैसे 10 पैसे ऐसे उनका शेयर प्राइस होता है, 2 रुपए 1 रुपए, इनको वल्चर फंड्स के नाम से जानते हैं। लिख लिया आपने? यस सर। अब लास्ट लिख लो इसके अंदर जो भी नंबरिंग में चल रहा होगा, इस्लामिक बैंक, सॉरी इस्लामिक तो हो गया, लीजिंग कंपनी, लीजिंग कंपनी, लीजिंग कंपनी। क्या लीज का मतलब समझते हो? आप समझते हो लीज का मतलब? लीज कुछ नहीं है, दे यस। देना, बोलो लीज का मतलब, कोई बच्चा बताना चाहे तो। मतलब हम यूज करने के लिए दे देते हैं, जब अपना हाँ, प्रॉपर्टी बेसिकली, अपना कुछ होता है जिसपे हम फिर हाँ देते हैं उसको। एग्जैक्टली आपने अपनी प्रॉपर्टी, बिल्कुल सही बोला, आपने अपनी कोई प्रॉपर्टी यूज करने के लिए दे दी किसी को, कोई मशीनरी यूज करने के लिए दे दी, कोई इक्विपमेंट्स आपने यूज करने के लिए दे दिया किसी को, और इसके बदले में आप क्या लेते हो, ईएमआई लेते हो, इक्वल मंथली इंस्टॉलमेंट। ईएमआई आपको मिलती रहेगी, यानी सामने वाला क्या कर रहा है, आपके एसेट्स को यूज कर रहा है और ईएमआई मिलती जा रही है आपको। दिस इज कॉल्ड लीजिंग कंपनी। यानी कि वो ईएमआई पे आपको हर चीज देने का काम करते हैं, किराए पे। जैसे आज के टाइम पे आपको किराए पे एसी मिल जाते हैं, किराए पे घर मिल जाते हैं, तो ऐसी कुछ कंपनीज बनी हुई हैं। ठीक है, तो लिखो लीजिंग कंपनीज क्या है, दे प्रोवाइड, क्या करेंगी, ये प्रोवाइड करेंगी कोई प्रॉपर्टी या कोई मशीनरी। ठीक है, प्रॉपर्टी या फिर कोई मशीनरी, किस लिए, फॉर यूज, यूज करने के लिए, और किस पे, ऑन ईएमआई। ठीक है, इक्वल मंथली इंस्टॉलमेंट, यानी आपकी ईएमआई बना देंगे और आप 7-7 महीने दर महीने पे करते रहो।
यानी किराए की तरह आप देना पड़ेगा आपको, रेंट की तरह आप उसके ऊपर किराया देते रहो, उसका यूज करते रहो। तो इनको बोलते हैं हम लीजिंग कंपनीज के नाम से। क्लियर है आपको नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन? यस सर। अब देखो, मैंने आपको ना बैंक्स में, आपको फाइनेंस इंस्टीट्यूशन में बताया था कि हम बैंक पढ़ेंगे, डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूशन पढ़ेंगे, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन पढ़ेंगे। तो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस मैंने आपको कवर करा दिए। अब नंबर आता है नीचे से डीएफआई का, डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूशन, डीएफआई, ठीक है, डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूशन। डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूशन। सबसे लिख लिया आपने, डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूशन। इनका काम देखो नाम से पता चल रहा है, यानी फाइनेंस दिया जाएगा। एक इंस्टीट्यूशन जो फाइनेंस देगा किस पर्पज से देगा? डेवलपमेंट के पर्पज से देगा। यानी एक इंस्टीट्यूशन जिसके द्वारा फाइनेंस दिया जाएगा किस पर्पज से दिया जाएगा? डेवलपमेंट के पर्पज से दिया जाएगा, उसका नाम है आपका डीएफआई, डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूशन। तो लिखो आप फाइनेंस, इसकी कैटेगरी देखते हैं कौन कौन से हैं। पहला नाम लिखना आप आईएफसीआई, आईएफसीआई, इंडस्ट्रियल फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। इंडस्ट्रियल फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। देखो नाम से पता चल रहा है इंडस्ट्रियल फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, यानी इंडिया के अंदर इंडस्ट्रीज को डेवलप करने के लिए फाइनेंस देगा आईएफसीआई, ठीक है। और इसको कब एस्टेब्लिश करा गया? इसको बनाया गया था 1948 में, और दिस इज द फर्स्ट डीएफआई। ये पहला डीएफआई है, डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूशन है हमारे इंडिया का, आईएफसीआई। यानी इंडस्ट्रीज के लिए फाइनेंस देगा उनके डेवलपमेंट के लिए। तो आपको लिखने की जरूरत नहीं है, टू प्रोवाइड फाइनेंस फॉर इंडस्ट्री डेवलपमेंट। लिखना चाहो तो लिख लो, अदरवाइज नाम में ही क्लियर है, इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। दूसरे नंबर पे आना आप, आईसीआईसीआई। ये बैंक नहीं है या नहीं है आईसीआईसीआई बैंक? सुना है आपने? यस सर। लेकिन यहाँ पे ना मैंने बैंक वर्ड यूज नहीं करा, मैंने सिर्फ यूज करा है आईसीआईसीआई। देखो दो चीजें हैं, आईसीआईसीआई अलग है, आईसीआईसीआई बैंक अलग है, ठीक है। दो कंपनीज हैं ये अलग अलग, बैंकिंग कंपनी अलग है, नॉर्मल आईसीआईसीआई अलग है, ठीक है। देखो क्या सिस्टम है, इसकी फुल फॉर्म लिखो पहले। इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। एंड इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। और इसको बनाया गया था 1955 में, 1955। इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया 1955, ठीक है। यानी स्टार्टिंग में इसका पर्पस था इंडस्ट्रीज को क्रेडिट देना और इन्वेस्टमेंट के लिए पैसा देना, यानी कि लोन देने का काम था इंडस्ट्रीज को, सिर्फ उनका डेवलपमेंट हो सके। लेकिन बाद में क्या हुआ, इसने अपनी एक सब्सिडरी कंपनी खोली और सब्सिडरी कंपनी का नाम लिखा आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड। ये खोली गई 1994 में, ठीक है। तो आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड अलग है, आईसीसीआई अलग है।
क्या आप सब्सिडरी कंपनी का मतलब समझते हो? सर एक कंपनी तो सर होल्डिंग होती है, दूसरी कंपनी जो होल्डिंग कंपनी की सारी बातें मानती है, मतलब उसी के अंडर में रहती है, वो सब्सिडरी कंपनी होती है। मैं समझा देता हूँ, जिसको नहीं पता हो वो एक बार देख लो, लिख लेना वो। एक कंपनी आएगी होल्डिंग, होल्डिंग कंपनी वो कंपनी है जो मोर देन 50% किसी भी कंपनी का होल्ड करेगी। कितना? मोर देन 50% होल्ड करेगी एनी कंपनी, किसी भी कंपनी का, वो आपकी होल्डिंग कंपनी है। यानी कि फॉर एग्जाम्पल, जैसे मुकेश अंबानी है, इनकी कंपनी है रिलायंस, टाटा कंपनी के इन्होंने शेयर्स खरीद लिए 51%, तो टाटा का मालिक अब बन जाएगा रिलायंस, यानी कि मुकेश अंबानी उसके मालिक बन जाएंगे। फिर सिंपल, जिसके पास भी मोर देन 50% होल्डिंग होगी वो होल्डिंग कंपनी कहलाएगी, और जिसके शेयर्स खरीदे जाएंगे वो सब्सिडरी कहलाएगी। तो आईसीसीआई करके, आईसीआईसीआई करके पहले एक कंपनी थी जो डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूशन था। इसी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने एक और कंपनी खोली जिसका नाम रखा आईसीसीआई बैंक लिमिटेड 1994 में, और इसके 50% से ज्यादा शेयर आईसीसीआई को दे दिए। तो आईसीसीआई क्या हो गया? आपका होल्डिंग कंपनी हो गया, और आईसीसीआई बैंक सब्सिडरी कंपनी हो गया। ठीक है, यस सर। अब आप आओ अगले डीएफआई के बारे में। सुना सर होगा इसमें आपने लिखना कुछ आईडीबीआई। नहीं है, सिर्फ यही नहीं लिखना बच्चे, है। कुछ नहीं लिखना, क्योंकि नाम के अंदर ही पता चल रहा है ना। मैं आपको लाइन लिखवाऊंगा भी तो क्या करूंगा इसके लिखवा के। ठीक है। इंडस्ट्रियल इंडस्ट्री के डेवलपमेंट के लिए लोन प्रोवाइड कर रहा है, क्लियर है उसके नाम से। वही चीज मुझे आपको लिखवानी है, बाकी कुछ जरूरत ही नहीं है मुझे। ईयर मैंने आपको बता दिया क्या था, बस उतना याद रखना है आपने। बस आप ये याद रखना इनमें से इनकी फुल फॉर्म्स क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट वही है। आईडीबीआई, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, नाम में छुपा हुआ है इंडस्ट्री के डेवलपमेंट के लिए पैसा देगा। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। अब ये कब सेटअप हुआ? ये सेटअप हुआ आपका 1964 में। कब सेटअप हुआ? 1964 में। अब देखो क्या होता है, इसके बाद 2003 में क्या करा गया, इसको बैंक में कन्वर्ट कर दिया गया। यानी कि आईडीबीआई भी स्टार्टिंग में बैंक नहीं बनाया गया था, बाद में इसको क्या कर दिया इन्होंने, बैंक के अंदर कन्वर्ट कर दिया। 2003 में इसका भी सब्सिडरी होल्डिंग वाला कॉन्सेप्ट आ गया। इसके बाद आओ आप एनएचबी, एनएचपी, नेशनल हाउसिंग बैंक, नेशनल हाउसिंग बैंक। नाम से क्लियर हो रहा है कि ये लोन प्रोवाइड करेगा किसके लिए? देश में हाउसिंग डेवलपमेंट के लिए। और हाउसिंग डेवलपमेंट के लिए इसको बनाया गया था 1988 में। इसका स्टैब्लिशमेंट ईयर है 1988। क्या मुझे बताओगे हाउसिंग के लिए जो लोन प्रोवाइड करने वाली कंपनी जो सिर्फ हाउसिंग के लिए बनी हो पहले स्टार्टिंग में, नाम बताएगा कोई? सर एलआईसी। बच्चे, सिर्फ हाउसिंग फाइनेंस करने के लिए जो बना हो। एलआईसी तो लाइफ इंश्योरेंस नाम है उसका, हाउसिंग के लिए बताओ। सुना है ना, एचडीएफसी, हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन। यस सर, यस सर। इसका नाम ही क्या है? हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन। और ये सबसे बड़ी कंपनी है हाउसिंग डेवलपमेंट के लिए फाइनेंस का देने वाली। तो एग्जाम्पल लिख देना, फॉर एग्जाम्पल एचडीएफसी, हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन, हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन। ठीक है,
अब अपने एचडीएफसी में भी दो चीजें देखी होंगी, एचडीएफसी अलग है, एचडीएफसी बैंक अलग है, दोनों अलग अलग हैं। बैंक बाद में बना, पहले ये डीएफआई बना है। जब इसके पास बहुत पैसा इकट्ठा हो गया इंटरेस्ट का, तो इसने सोचा बैंक बना दो, तो बैंक बन गया ये। अब इसके बाद आओ आप नेक्स्ट डीएफआई के बारे में, बहुत इंपॉर्टेंट डीएफआई है, क्वेश्चन बन जाता है, इसकी फुल फॉर्म बन जाती है नाबार्ड। शायद सुना भी होगा आपने नाबार्ड के बारे में। इसकी फुल फॉर्म, कब एस्टेब्लिशमेंट हुआ इसका? 1982 में। ये क्या है? नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। देखो नाम से पता चल रहा है, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, यानी ये लोन देगा सिर्फ किस सेक्टर में? खेती के लिए लोन देगा और रूरल डेवलपमेंट के लिए लोन देगा। ठीक है, ग्रामीण गांवों के विकास के लिए लोन प्रोवाइड करेगा। और ये एग्रीकल्चर सेक्टर का सबसे बड़ा बैंक है। दिस इज द अपेक्स बैंक इन द एग्रीकल्चर सेक्टर, नाबार्ड। तो आप इसके आगे लिख देना, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। नाम से पता चल रहा है कि लोन देगा एग्रीकल्चर के लिए एंड डेवलपमेंट ऑफ रूरल एरियाज। और लिखो अपेक्स इंस्टीट्यूशन इन एग्रीकल्चर सेक्टर, अपेक्स इंस्टीट्यूशन इन एग्रीकल्चर सेक्टर। एग्रीकल्चर सेक्टर का ये सबसे बड़ा इंस्टीट्यूशन है। मैं जरा कुछ स्लाइड्स क्लीन कर लूं। अपेक्स इंस्टीट्यूशन इन एग्रीकल्चर सेक्टर, लोन देता है सिर्फ एग्रीकल्चर के लिए एंड रूरल डेवलपमेंट्स के लिए, गांवों के विकास के लिए। ठीक है, अब लास्ट आ जाओ, एक्सिम बैंक। एक्सिम, दिस इज द लास्ट, एक्सिम बैंक। इसका मतलब है एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट बैंक। और इसको बनाया गया था 1982 में। यानी ये लोन किस चीज के लिए प्रोवाइड करेगा? अगर आप फॉरेन ट्रेड करना चाहते हो, एक कंट्री से कुछ मंगाना चाहते हो या दूसरी कंट्री में कुछ भेजना चाहते हो, तो अगर आपको फाइनेंस की जरूरत पड़ेगी तो आप एक्सिम बैंक से लोन ले सकते हैं। दिस इज द अपेक्स बैंक फॉर फॉरेन ट्रेड। तो लिख देना इसमें, अपेक्स बैंक यानी सबसे बड़ा बैंक है, अपेक्स बैंक फॉर फॉरेन ट्रेड। अपेक्स बैंक फॉर फॉरेन ट्रेड। क्या हो गया आपका? Yes, sir. ठीक है, तो हमने डीएफआई की कैटेगरी खत्म करी। अब आते हैं हम बैंक की कैटेगरी पे। और बैंक्स के कितने टाइप हैं? 4 टाइप। नंबर 1 कमर्शियल बैंक, नंबर 1 कमर्शियल बैंक, नंबर 2 कोऑपरेटिव बैंक, नंबर 3 रीजनल रूरल बैंक, रीजनल रूरल बैंक। यानी बैंक के 4 टाइप हैं, कमर्शियल बैंक, कोऑपरेटिव बैंक, रीजनल रूरल बैंक, और 4th नंबर पे आता है लोकल एरिया बैंक।
local area bank. There are four types of bank: commercial bank, cooperative bank, regional rural bank और लास्ट में लोकल एरिया बैंक। चार कैटेगरीज के बैंक हैं: कमर्शियल बैंक, कोऑपरेटिव बैंक, रीजनल रूरल बैंक और लास्ट में लोकल एरिया बैंक। अब एक एक को कर समझते हैं हम क्या मतलब है। देखो जनरली अगर लोगों से कुछ सुना तो पब्लिक का कहना ये होता है कि भाई एक प्राइवेट बैंक होते हैं और एक गवर्नमेंट बैंक होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपके सामने कुछ एग्जांपल। लाइन ब्रेक हो रही है, आपकी आवाज नहीं आ रही। हेलो, आ रही है बच्ची आवाज? ये सब ठीक आ रही है। ठीक है। चार तरह की कैटेगरी मैंने बैंक की आपके सामने रखी हैं: कमर्शियल बैंक, कोऑपरेटिव बैंक, रीजनल रूरल बैंक और फोर्थ नंबर पे लोकल एरिया बैंक। ठीक है। देखो जनरली लोगों से पूछो ना तो दो कैटेगरी बताते हैं वो। जैसे अगर मैं एचडीएफसी की बात करूं तो सीधे नाम मुंह से निकलता है प्राइवेट बैंक है। एक्सिस की बात करें उनके मुंह से निकलता है प्राइवेट बैंक है। आईसीसीआई की बात करें सीधे मुंह से निकलता है प्राइवेट बैंक है। वहीं हम अगर एसबीआई की बात करें तो सीधे निकलता है सरकारी बैंक है, गवर्नमेंट बैंक है। पीएनबी की बात करें तो मुंह से निकलता है कि भाई गवर्नमेंट बैंक है। क्या कहती है कौन सा बैंक किस कैटेगरी के अंदर फॉल करता है? तो सर सबसे आपकी पहला वॉइस हेडिंग दोबारा आई वॉइस है। नहीं आ हेलो हेलो हेलो। अब आ रही अब है आ सर। रही है, पर अभी बीच में चली गई थी अभी। अच्छा अच्छा ओके। चलो बच्चे, तो पहला हेडिंग आप बनाओ कमर्शियल बैंक। कमर्शियल बैंक। देखो हर वो बैंक जो रजिस्टर्ड है, कैसे? कंपनीज एक्ट 1956 के थ्रू या फिर कंपनी एक्ट 2013। 2 हाँ 2013। यानी हर एक बैंक जो रजिस्टर्ड है कंपनीज एक्ट 1956 के अकॉर्डिंग या फिर कंपनीज एक्ट 2013। देखो इसको 2013 क्यों बोलते हैं? क्योंकि 2013 के अंदर ना जो कंपनीज एक्ट था 1956 से वाला, इसके अंदर मेजर चेंजेस आए थे। तो तब से हम पढ़ रहे हैं कंपनीज एक्ट 1956 के बाद 2013 मेजर चेंजेस की वजह से। तो जो पुराने बैंक्स हैं वो तो 1956 में रजिस्टर्ड है, जो इसके बाद बनेंगे 2013 तो वो 2013 के अंडर रजिस्टर्ड होंगे। तो यानी ऑल द बैंक्स सब कमर्शियल बैंक कहलाएंगे जो भी कंपनीज एक्ट 1956 के थ्रू रजिस्टर्ड होंगे या फिर कंपनीज एक्ट 2013 के थ्रू रजिस्टर्ड होंगे। और ऐसे बैंकों के ना शब्द मेंशन हो, ऐसे बैंकों के आगे। हेलो, आवाज आ रही है बच्चों? यस सर। अब ऐसे बैंकों के आगे ना एक शब्द मेंशन होगा। क्या? लिमिटेड शब्द। क्या मेंशन होगा? लिमिटेड। अब जिस भी कैटेगरी के आगे लिमिटेड शब्द देख लो ना, समझ जाना कि ये बैंक कौन सा बैंक है, कमर्शियल बैंक है। जिसके आगे भी आपको ये लिमिटेड शब्द मिल जाए, दैट कमर्शियल बैंक। अब जैसे एग्जांपल देता हूं, एक्सिस बैंक लिमिटेड, देख लेना कभी ध्यान से। आईसीआई बैंक लिमिटेड, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया लिमिटेड। तो एक तरफ हम अगर एसबीआई को भी एक साथ ले रहे हैं, भी एक साथ ले रहे हैं, एक्सिस भी एक साथ ले रहे हैं, समझ रहे हो? एक्सिस ले रहे हैं, आईसीसीआई को भी एक साथ ले रहे हैं, एसबीआई को भी एक साथ ले रहे हैं। ठीक है। कुछ लोग एसबीआई को गवर्नमेंट बोलेंगे लेकिन हम इन तीनों को क्या बोलेंगे? कमर्शियल बैंक। इन्हें लिमिटेड शब्द है, ये कंपनीज एक्ट के थ्रू रजिस्टर्ड कंपनीज हैं, इसलिए दीज आर द कमर्शियल बैंक्स।
समझ गए? यस सर। अब अगली कैटेगरी देखो, कोऑपरेटिव बैंक्स। कोऑपरेटिव बैंक्स, जो दूसरा बैंक की कैटेगरी है, कोऑपरेटिव बैंक्स। तो बताना चाहेगा ये कौन से बैंक्स होते हैं? जो हाफ गवर्नमेंट के उसमें होते हैं और आधा प्राइवेटाइजेशन होता है उसका। नहीं नहीं, नहीं। देखो कोऑपरेटिव कोऑपरेटिव बैंक्स सोसाइटी। वो बैंक्स होंगे जो स्टेट गवर्नमेंट के एक्ट के थ्रू बनेंगे। तो लिखो मेड थ्रू या सेटअप थ्रू, सेटअप वर्ड यूज करो, सेटअप थ्रू स्टेट गवर्नमेंट एक्ट। यानी कोऑपरेटिव बैंक, हर वो बैंक कोऑपरेटिव बैंक होगा जो सेटअप होगा स्टेट गवर्नमेंट के कानून के थ्रू, स्टेट गवर्नमेंट एक्ट के थ्रू, राज्य सरकारों के कानून के थ्रू सेटअप होगा। क्या ऐसे किसी बैंक का नाम बता सकते हैं? बोलो। सर पीएनबी। हाँ, पीएनबी, पंजाब नेशनल बैंक। पंजाब आ गया ना, पंजाब सरकार के थ्रू बना हुआ है। बैंक ऑफ बड़ौदा, बड़ौदा आ गया, गुजरात। बैंक ऑफ महाराष्ट्र, कर्नाटका बैंक, नैनीताल बैंक। इस टाइप के जो भी बैंक देखो ना, आप समझ जाना कि इनका जो प्राइमरी ओरिजिन है ना, वो कोऑपरेटिव बैंक है ये। अब जरूरी नहीं है कि एक बैंक सिर्फ कोऑपरेटिव बैंक होगा। जैसे अगर मैं कर्नाटक का बैंक की बात करूं ना, तो कर्नाटका बैंक पहला तो कोऑपरेटिव बैंक है, लेकिन ये रजिस्टर्ड कंपनीज एक्ट के थ्रू भी है। तो कर्नाटका बैंक कोऑपरेटिव बैंक भी है, आपका कमर्शियल बैंक भी है, दोनों है ये। यानी इट कुड बी पॉसिबल कि कोई कोऑपरेटिव बैंक कमर्शियल बैंक भी हो, क्योंकि अगर उसने अपने आप को कंपनीज एक्ट के थ्रू रजिस्टर्ड करा रखा होगा तो वो कमर्शियल बैंक भी बन जाएगा फिर। लेकिन मेन ओरिजिन जो है उसका, वो कोऑपरेटिव बैंक का है। समझ गए आप स्टेट गवर्नमेंट के एक्ट के थ्रू का क्या मतलब है? यस सर। आगे बढ़ू, चलिए अब तीसरी कैटेगरी देखो। एक मिनट, थोड़ा सा जरा मैं क्लीन करूं। अगली कैटेगरी पर रीजनल रूरल बैंक, ठीक है। थर्ड कैटेगरी आती है आरआरबी की, और ये सेटअप करे गए थे 1975 में सबसे पहली बार, और इनके ऊपर एक एक्ट बनाया गया था, आरआरबी एक्ट 1976। आरआरबी एक्ट 1976, इनके ऊपर ये कानून लगता है। और इसके अंदर क्या करा, इस आरआरबी को क्या करा, इतना लिखो पहले। आरआरबी कब बने? 1975, और इसका अलग से सेपरेट कानून बनाया रीजनल रूरल बैंक का, आरआरबी एक्ट 1976। अब देखो ये आरआरबी है क्या, ये रीजनल रूरल बैंक्स क्या है, बेसिकली ये एक जॉइंट वेंचर है। ये एक जेवी है, जॉइंट वेंचर है। किस किस का जॉइंट वेंचर है ये? इसके अंदर इन्वॉल्व है सेंट्रल गवर्नमेंट, इसी के अंदर इन्वॉल्व है आप हमारे स्टेट गवर्नमेंट, इसी में इन्वॉल्व है हमारे कमर्शियल बैंक। यानी कि इन बैंकों में ना इन तीन लोगों की हिस्सेदारी है, इन तीनों ने पैसा लगाया हुआ है। सेंट्रल गवर्नमेंट की हिस्सेदारी है 50%, ठीक है। स्टेट गवर्नमेंट की हिस्सेदारी है 15%। यानी बैंक से जो भी प्रॉफिट आता होगा स्टेट गवर्नमेंट को 15% मिलेगा,
और बचा कितना 35%, ये मिलेगा कमर्शियल बैंक को। यानी आरआरबी क्या है, बेसिकली एक जॉइंट वेंचर है किस किस के बीच में, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, कमर्शियल बैंक। तो स्टेट गवर्नमेंट का हिस्सा 15, सेंट्रल गवर्नमेंट का हिस्सा 50% और कमर्शियल बैंकों का जो हिस्सा रहेगा वो 35%। ठीक है, और टोटल आरआरबीज कितने हैं अभी तक? टोटल आरआरबी कोई बता सकता है? टोटल आरआरबी एट प्रेजेंट कितने हैं? सर 43। लिख लो 43। हाँ राइट, फोर्टी थ्री। ऐसे कुछ बैंकों के नाम मैं आपको बता देता हूं जो आरआरबी है हमारे। कोई फेमस नाम आपको मैं बताता हूं जो आपको पता हो। आपने नाम महाराष्ट्र ग्रामीण बैंक का नाम सुना है आपने? महाराष्ट्र ग्रामीण बैंक। जिस भी बैंक के आगे आप देखो ना ग्रामीण शब्द, वो सब आरआरबी है। रीजनल रूरल बैंक है, नाम के आगे पता है ना, रीजनल रूरल बैंक। यानी हर स्टेट में बना हुआ है ये। आंध्र प्रदेश ग्रामीण बैंक, महाराष्ट्र ग्रामीण बैंक, बड़ौदा गुजरात ग्रामीण बैंक, ठीक है, उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक, छत्तीसगढ़ ग्रामीण बैंक, जम्मू एंड कश्मीर ग्रामीण बैंक, झारखंड ग्रामीण बैंक, यानी कर्नाटका ग्रामीण बैंक। यानी हर स्टेट के अंदर ऑलमोस्ट है एक बैंक। सबके आगे ना, जिसके भी आगे देखो ना आप, मध्य प्रदेश ग्रामीण बैंक, महाराष्ट्र ग्रामीण बैंक, मणिपुर ग्रामीण बैंक, मेघालय बैंक, तो सबके आगे ना ग्रामीण शब्द लगा हुआ है। तो ऐसे जो भी, अगर आपसे एग्जाम में बाई चांस, पहली बात तो आएगा नहीं इसके ऊपर क्योंकि बच्चा समझ जाता है देखते इसको, रूरल एरियाज के अंदर है, इसका मतलब गांव के अंदर बैंक बना हुआ है, और गांव के अंदर बैंक बना हुआ है तो आइडेंटिफिकेशन के लिए इन्होंने ग्रामीण शब्द यूज करा हुआ है। तो लोग समझ जाते हैं कि भाई ग्रामीण शब्द यूज करा हुआ है तो ये आरआरबी ही है, तो पूछता नहीं है इसके ऊपर क्वेश्चन। तो आप अपने हिंट के लिए लिख लो, अगर आरआरबी आपको कभी मिले ना तो आप समझ जाना ग्रामीण शब्द अगर मिले तो वो रीजनल रूरल बैंक है। इसके बाद अगला आओ आप, लोकल एरिया बैंक। लोकल एरिया बैंक ये सेटअप हुए थे आपके 1996 में, ठीक है, और ये सारे के सारे टोटल हैं 4, और ये सारे के सारे चारों के चारों कहां पे हैं? साउथ इंडिया। स्टार्टिंग में 5 थे, एक बैंक का लाइसेंस कैंसिल हो गया, वो सीआरआर एंड एसएलआर मेंटेन नहीं कर पाया, कैश रिजर्व रेशियो एंड स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, जो हर बैंक को मेंटेन करना जरूरी है। अगर नहीं करेगा बैंक तो आरबीआई उसका लाइसेंस कैंसिल कर सकती है। तो 4 बैंक बचे हुए हैं और चारों के चारों कहां पे हैं? साउथ इंडिया। तो ये हमारा एक टॉपिक खत्म हुआ, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, और दूसरा टॉपिक मैंने आपको कवर कर रखा है स्टॉक मार्केट। ये 2 टॉपिक मैं इसके अंदर आपको कवर कर चुका हूं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बारे में भी कवर कर चुका हूं, ठीक है। अब कल जो मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आने वाले हैं, मिस मत करना क्लास कोई भी। एनबीएफसी भी हमने पूरा कवर कर लिया है, इवोल्यूशन ऑफ बैंकिंग सिस्टम भी हमने कवर कर लिया है इसके अंदर। चलो कल की क्लास में मिलेंगे सेम टाइम, 7 बजे ज्वाइन कर लेना आप लोग। बाय बाय, टेक केयर। So सर